चांदपुर नाम के एक नगर में शांति प्रसाद नाम का एक साहूकार था। उसके पास नगर के ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के लोग भी कर्ज लेने के लिए आते थे और वायदे के मुताबिक जब उनके पास पैसा आता तो वह साहूकार को मूल और ब्याज समेत चुका देते थे। यह ठीक था कि साहूकार ब्याज पर पैसा देता था, लेकिन वह था अपने असूलों का पक्का और ईमानदार। वह वक्त से पहले न तो किसी के पास तकाजा करने के लिए जाता और न ही किसी से कभी बदतमीजी से पेश आता था। इसके साथ ही उसमें दो गुण और भी थे। वह दयालु और ईश्वर को मानने वाला था। अपने इन गुणों से वह दूर दूर तक मशहूर था। उसकी यह प्रसिद्धि एक बार उसी गांव से गुजरते हुए दो ठग, जिनके नाम छटंकू और मनकू थे, उनके कानों में पड़ी। यार मनकू, अब तक तो हमने जो साहूकार के बारे में सुना उससे तो मुझे वह कोई बहुत ही बड़ा मूर्ख सेठ मालूम होता है। गुरु, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। अगर लोगों की माने तो सेठ कर्जा मांगने वालों का पता ठिकाना नहीं पूछता, बस नाम और वापस करने की तारीख पूछकर ही कर्ज दे देता है। यार, मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना इस बार हम उसे ही अपना शिकार बनाकर कुछ धन ऐंठ लें। गुरु, मैं भी यही कहना चाहता था। तो चलो यहां से सीधा चांदपुर चलकर उसी के दर्शन करते हैं। ठीक है गुरु, चलो। किस्मत ने साथ दिया तो काफी दिनों तक हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर दोनों ठग एक बैलगाड़ी किराए पर लेकर चांदपुर की तरफ चल दिए। चांदपुर पहुंचकर वह सेठ की हवेली में दाखिल हुए तो एक नौकर उन्हें अपने साथ एक कमरे में ले गया, जहां पर साहूकार शांति प्रसाद अपने कई मुंशियों के साथ गद्दी पर बैठा हुआ लोगों से रुपए का लेन देन कर रहा था। वे दोनों ठग नौकर के बताए हुए स्थान पर जाकर बैठ गए। कुछ देर के बाद जब वहां पर आए हुए लोग एक एक करके वहां से जाने लगे तो सेठ ने उनकी तरफ देखा। ठगों ने कहा, राम राम सेठ जी। राम राम भाई, तुम कौन हो और मेरे पास किस काम से आए हो? दोनों चालाक ठग अपनी रोनी सी सूरत बनाकर कहने लगे, सेठ जी, हमारा नाम छटंकू और मनकू है। आपके पास बड़ी आशा लेकर आए हैं। पिछले साल गांव में अकाल पड़ने के कारण खेतों में अन्न का एक दाना तक पैदा नहीं हुआ। इस बार फसल अच्छी होने की उम्मीद है, लेकिन हमारे पास ना तो बैल है और ना ही बीज। इस कारण हम बहुत ही दुखी हैं। साहूकार ने कहा, अरे भाई, मैंने कर्जा मांगने का कारण और तुम्हारा पता नहीं पूछा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितनी रकम चाहिए और कब तक लौटाओगे। ठगों ने कहा, सेठ जी, हमें आज 2000 चाहिए और यह कर्ज हम जल्दी ही लौटा देंगे। जितना जल्दी संभव हो सकेगा उतनी जल्दी हम आपकी रकम ब्याज समेत वापस कर देंगे। बस आप मेहरबानी करके हमें आज 2000 दे दीजिए। साहूकार ने कहा, अरे भाई, फिर भी उस जल्दी की कोई मियाद है या नहीं? बिना मियाद जाने मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। सेठ जी की मियाद वाली बात सुनकर छटंकू ने मक्कारी भरे स्वर में कहा, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज होता है। अगर हम इस जन्म में नहीं देंगे तो अगले जन्म में दे देंगे। साहूकार बोला, ठीक है, तब तुम मुझे अगले जन्म में ही दे देना। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। यह कहकर सेठ जी ने अपने मुंशी को आवाज लगाई, मुंशी जी, इनके नाम का खाता खोलकर इन्हें 800-2000 दे दो और लिखा पढ़ी भी कर लो। यह लिख लो कि यह ब्याज समेत हमारी रकम अगले जन्म में लौटा देंगे। मुंशी ने हैरानी से कहा, अगले जन्म में? लेकिन सेठ जी, लेकिन कुछ नहीं मुंशी जी। बेकार में अपनी टांग बीच में मत अड़ाया करो। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। ठीक है सेठ जी, आओ भाई, यहां आकर अपना पैसा ले लो। और फिर दोनों ठग मुंशी के पास पहुंचे। मुंशी ने एक कागज पर लिखा पढ़ी की और उनसे दस्तखत कराने के लिए उनके सामने रख दिया। कहने लगा, तुम दोनों अपने अपने दस्तखत यहां पर कर दो। और फिर दोनों ठगों ने चुपचाप खाते पर अपने दस्तखत कर दिए और मुंशी ने 800-2000 गिनकर उनको थमा दिए। लो भाई, गिन लो, पूरे 2000 हैं जिन्हें तुम्हें ब्याज समेत अगले जन्म में चुकाना है। ठगों ने कहा, क्यों नहीं हुजूर। और उन दोनों ने पैसे बिना गिने ही अपनी जेब में डाल लिए और सेठ जी को धन्यवाद अदा करते हुए वहां से वापस लौट गए। उन दोनों के वहां से जाते ही रुपए देने वाले मुंशी ने सेठ से कहा, हुजूर, आप यह जानते हुए भी कि वे लोग रुपया वापस लौटाने का इरादा नहीं रखते और इस इकरारनामे के अनुसार भी हम लोग उनसे रुपया वसूल नहीं कर सकते, तो फिर आपने उन्हें रकम उधार क्यों दे दी? मुंशी की बात सुनकर सेठ हंसा और कहने लगा,
मैंने यह सब जानते बूझते हुए भी उन्हें रुपया उधार क्यों दिया, यह बात अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी। वक्त आने पर मैं आपको समझाऊंगा। फिर भी मेरी इस बात को गांठ बांध कर रख लो कि कर्ज कर्म के समान होता है। इस जन्म का कर्ज या कर्म अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहता है और उसी के अनुसार जीवन भोगना पड़ता है। मुंशी मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं सेठ जी क्या कह रहे हैं। मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। हम मुझे क्या इनका पैसा है, फूंके या मुफ्त में लुटाएं। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपने राह चले जा रहे थे। मनकू ने कहा, भाई यह सेठ तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा मूर्ख निकला। मैं तो सोच रहा था कि वह अगले जन्म की बात सुनकर हमें धक्का देकर भगा देगा, लेकिन उस बेवकूफ ने तो हमारी इस बात पर भी विश्वास कर लिया और हमें इतनी बड़ी रकम कर्जे में दे दी। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि कहीं अगले जन्म में भी कोई उधार चुकाया जा सकता है। सच में गुरु, आज तो बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा कोई बेवकूफ इस धरती पर दिखाई दिया। अब तो यह आर्स 2000 अपने हो गए समझो। भाई इस बार मैंने यह सोचा है कि अपने लिए एक छोटा मोटा घर भी बनाएंगे। आखिर कब तक हम बंजारों की तरह धक्के खाते रहेंगे। ठीक है गुरु, इस बार तुम अपनी यह हसरत भी पूरी कर लेना। और इसके बाद उन्होंने फिर से एक बैलगाड़ी किराए पर ली और किसी दूसरे गांव की तरफ चल दिए। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। मनकू कहने लगा, गुरु गांव में तो पहुंच गए, लेकिन ठहरेंगे कहाँ? चलो उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अगर मुफ्त में खिलाने पिलाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो कुछ पैसे दे देंगे। पता नहीं यह दरवाजा खुलेगा भी या नहीं, फिर भी चलकर कोशिश करते हैं। और फिर दोनों ठगों ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है भाई? हम परदेसी हैं और रात काटने के लिए आसरा चाहते हैं। जल्दी ही घर के अंदर से घर का मालिक बाहर आया और कहने लगा, ठीक है, मैं अभी सब इंतजाम कर देता हूं। ठगों ने कहा, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर का मालिक एक भला इंसान था। उसने उन दोनों ठगों को घर में ले जाकर आदरपूर्वक बिठाया और पूछा, बेटा लगता है तुम दोनों बहुत दूर से आए हो, तुम्हें बहुत भूख भी लगी होगी। अगर कहो तो खाना तैयार कर दूं। नहीं बाबा, हमने रास्ते में खाना खा लिया था। बस आप हमारे लिए बिस्तर का प्रबंध कर दीजिए, हम बाहर दालान में ही रात काट लेंगे। इसके बदले में जो पैसा आप हमसे मांगेंगे हम वह देने को तैयार हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा, तुम आराम से दालान में रात काट सकते हो। यह लो चटाई और चादर। भगवान आपको हमेशा खुश रखे बाबा। और फिर दोनों ठग घर के बाहर बने हुए दालान में जाकर चटाई बिछा लेते हैं और चादर तान कर उस पर सो गए। अचानक आधी रात के समय एक आवाज सुनकर उसने मनकू को उठाते हुए कहा, मनकू भाई जल्दी से उठो। क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? सोने दो ना। क्या बात है, तुमने इतनी रात को मुझे क्यों जगाया? अरे भाई आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के बात करने की आवाज सुनाई दे रही है। मनकू ने ध्यान से सुना तो वह आवाज उसे भी सुनाई दे रही थी। आवाज आई, कैसे हो भाई? अच्छा हूं, लेकिन आज ठंड बहुत ही ज्यादा है। दोनों ठग बोलने वाले की तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या दूर दूर तक उन्हें कोई भी दिखाई ना दिया। हाँ, कुछ दूरी पर बैलों की एक जोड़ी जरूर बंधी हुई थी।